नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने सबसे पहला जो अपना मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसे एक सुस्पष्ट तरीके से समाप्त किया। आज हम अपने दूसरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। आगे के फंडामेंटल राइट्स में इतना समय नहीं लगेगा, चूँकि मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है वो काफ़ी अपने आप में एक ब्रॉड मौलिक अधिकार है, काफ़ी व्यापकता है उसकी और काफ़ी सिग्निफिकेंस भी है उसका, मैं आपको बताऊं। दूसरा, आगे के जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनमें मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करके हमें काम चल जाएगा। हालांकि मैं स्पेशली के जो भी उनके अंतर्गत प्रोविज़न होंगे वो भी उनकी जो बारीकियां होंगी वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब ये जो दूसरा मौलिक अधिकार है, इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, एक तो हम इसे समझेंगे। दूसरा कि स्वतंत्रता में ही अगर देखा जाए तो इसमें भी हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि आर्टिकल 21 के बारे में मुझे आपको अलग से क्लास उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है और उसे समझने के लिए कुछ बड़ी समझ चाहिए और उसके लिए कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जो अभी होंगे और आगे भी हम उनका जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो दायरा है स्वतंत्रता के अधिकार का, वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 अनुच्छेद आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक एवं या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, इसके बारे में हम वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके हम 6 डायमेंशन पढ़ते हैं, 6 उपखंड पढ़ेंगे इसके। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता के आया था कि अनुच्छेद 1 का ABCDEF, हम वैसे 7 थे इसमें, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, जो आर्टिकल 300A में समाहित कर दिया गया। तो आज हम जो जानेंगे वो अनुच्छेद 1 के जो ABCDEF 6 प्रोविजन है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ABCDEF और G। ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 1 के ही पार्ट हैं सब। जैसे हम मान सकते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या है, अपने आप में ये है, और इसका खंड क्या है 1, और इसके उपखंड क्या है ABCDEF और G। ये 6 इसके उपखंड हैं अनुच्छेद 19 के। अब अनुच्छेद ए यानी अनुच्छेद 1 का ए क्या कहता है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे।
हाँ ठीक है। मूलतः जो मैंने आपको बताया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो किस में है, अनुच्छेद 1 के ए में ही समाहित की गई है। अब ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, पहली बात इसे समझ लेना है कि क्या कहता है राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या ये प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसे आप व्यवहारिक तौर पर समझिए। जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई है। जैसे मैं शुरू में आपको संविधान के कार्य क्या है और भारतीय संविधान के बारे में जो मैं एक विस्तृत चर्चा करके आया था, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। इसी के साथ वाक एवं अभिव्यक्ति मेन तौर पर है क्या, तो यदि हम अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से और निडरता के साथ अगर हम कह पाते हैं तो यही क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति है। यदि हम चुप रहना चाहें, हम किसी के साथ बात ना करना चाहे, तो ये भी हमारी क्या है, ये भी वाक एवं अभिव्यक्ति। क्योंकि हम क्या है, हम अपनी सहमति किसके थ्रू व्यक्त कर रहे हैं, चुप रहकर कर रहे हैं, या फिर हम किसी के प्रति कुछ बोलते हैं तो वो होना क्या चाहिए, वो एक लीगल होना चाहिए, मतलब वो वैधानिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी के मान को ठेस पहुंचाए या फिर वो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो। ये भी यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इनके अपवाद में बताता चलूंगा आपको। मैंने शुरू में कहा आपको कि यदि आप अपनी बात को एक स्पष्ट तरीके से और सही वे में रखते हैं तो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल जैसे अनुच्छेद जो 14 पढ़ के आए हम, उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा नागरिकता कानून। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया सरकार के खिलाफ। तो ये क्या था, ये उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रिजल्ट था। सीएए का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, उसमें लोगों ने क्या कहा, सीएए को वापस लो, कैब को वापस लो। तो उन्होंने कहा क्या कहा, अपना विरोध दर्ज कराया सरकार के खिलाफ। तो ये क्या था, ये हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कराया है और इसे कोई छीन नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अपनी बात कहना, दूसरा चुप रहना, तीसरा विरोध प्रकट करना, ये सभी क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें जो पार्ट आता है कि किसी सूचना तक आंतरिक व बाह्य आधार पर पहुंचना, क्या है, हमारा आर्टिकल 19 के 1 के अनुसार है। अब किसी सूचना तक आंतरिक व बाह्य आधार पर, जैसे हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी चाहिए, तो कुछ जानकारी ऐसी होती है कि सरकार उसमें क्या कर देती है, बैन कर देती है कि आपको ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लेकिन कुछ जानकारी जैसे किसी की संपत्ति जांचनी हो, तो आंतरिक और बाह्य आधार पर उसमें क्या है कि उसमें ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही क्या आता है, किसी सूचना को प्राप्त करना। और आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005 का है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 के 1 के 1। आपसे मोटा सवाल भी, मतलब मोटा इन द सेंस कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। दूसरा सवाल आपसे इस तरीके से बन सकता है
कि किस अनुच्छेद के अंतर, तो आप 19 डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अगर उसके उपखंड दे रखे हैं तो आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरा कि हाँ, सूचना का अधिकार 2005 का है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आरटीआई भी बोलते हैं इसे, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अपवाद क्या है, अपवाद क्या है? अब इसमें अपवाद क्या है? अब आपको बोलने की आजादी दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की या राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे, या फिर उसकी संप्रभुता को जिन शब्दों से या आपके जिस वक्तव्य से उस राष्ट्र की इन द सेंस भारत के संप्रभुता को चोट पहुंचे, तो फिर क्या है, उसे बैन किया जा सकता है। ऐसी अभिव्यक्ति की आपको आजादी नहीं है। तो आप अपवाद इसमें एक लिख लेंगे कि देश की संप्रभुता के खिलाफ बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ये आप अपवाद में डालेंगे कि अपनी बात कहना, चुप रहना, विरोध प्रकट करना, किसी सूचना तक आंतरिक और बाह्य आधार पर पहुंचना, और इसी के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं, सूचना का अधिकार लाया गया 2005 में, आरटीआई एक्ट अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका अपवाद क्या है कि यदि कोई बात देश की संप्रभुता के खिलाफ कही जा रही है तो उस अभिव्यक्ति की या उस वाक्य की आपको स्वतंत्रता नहीं है और उसके खिलाफ आपके फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जा सकती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेना आप कि प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता भी किसमें शामिल है, इसी में शामिल है, आर्टिकल 19 के ए में। प्रेस की स्वतंत्रता या फिर मीडिया की स्वतंत्रता। आपने देखा हो ना, मीडिया सरकार के खिलाफ दिखाता, सरकार ने ये किया। प्रेस क्या है, आपने प्रिंट मीडिया देखी होगी। मीडिया क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है। तो प्रेस क्या है, अखबारों में छापती है कि सरकार ने, कि कुछ अखबार किसी सरकार के सपोर्ट में जाते हैं और कुछ सरकार क्या है, कुछ अखबार क्या है, किसी सरकार के विरोध में जाते हैं। तो उन्हें यह अधिकार किसने दिया, यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 19 के 1 के ए ने दिया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं हम आगे आर्टिकल 19 का 1 का बी। चलिए, आर्टिकल 19 का 1 का बी ये कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) का भी कहता है कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आपने क्या किया कि आपको 10 लोगों का आपने एक समूह बनाया, और वो समूह क्या है, वो समूह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य करना चाहता है। तो आपने क्या किया, एक उसे या पॉलिटिकल पार्टी का भी गठन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि 10 लोगों ने एक समूह बनाया, और समूह का नाम क्या दिया, एक संघ बनाया। यानी वो 10 लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य करेंगे। सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं, आर्थिक कार्य को हम खैर आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी हम कंसीडर कर सकते हैं उसे। तो क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो इसमें इतना ही समझना है आपको, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें अपवाद क्या है, अपवाद क्या है,
कि आप गिरोह नहीं बना सकते। बना सकते। एक बार उत्तराखंड में सवाल पूछा गया था, मैं आपको बताऊं, कि संघ एक पॉजिटिव अवधारणा है और गिरोह एक निगेटिव अवधारणा है। इट मीन्स गिरोह क्या है? संघ के जो मोटिव होते हैं, संघ के जो उद्देश्य होते हैं, वो क्या होते हैं? एक सकारात्मक अवधारणा पर निर्धारित होते हैं या उस पर वो आधारित होते हैं। लेकिन जो गिरोह होता है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? भय पैदा करना, आतंक उत्पन्न करना, या फिर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता को चोट पहुंचे, या फिर सरकार की सामरिक और भू सामरिक स्थिति को चोट पहुंच सकती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? गिरोह। और मैं आपको एक नाम बताऊं, सिमी, एक नाम आता है सिमी, की फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या था? ये कहने को तो कहा गया था कि भारत में एक आंदोलन चलाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, लेकिन इसकी जब गहनता से जांच की गई तो पता चला इसमें देश विरोधी तत्व शामिल थे। तो इसे क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा कि अब आप इस संघ को आगे नहीं चला सकते। दूसरा एक नाम आपने रिसेंट अगर सुना होगा, रिसेंट तो नहीं लेकिन 2-3 साल हो गए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये क्या है? इसका भी एक संगठन था जो क्या था, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं या फिर नौजवान युवा हैं, उन्हें क्या था? उन्हें आतंकवाद के लिए प्रेरित करता था। इसकी जो संस्था थी, तो इसे भी क्या कर दिया? सरकार ने बैन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जाकिर हुसैन भारत में पकड़ा नहीं गया और ये यहां से माइग्रेट कर गया और अब फॉरेन में किसी देश में रहता है। तो इस प्रकार संघ को आपने देखा कि इस प्रकार से बैन किया जा सकता है। तीसरा आता है सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा पढ़ना है हमें सी, सभा करने की स्वतंत्रता। ये बात इसमें कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक जिसमें आप 10, 20, 30, 50, 100 लोग इकट्ठा होकर क्या कर सकते हैं? एक सभा का आयोजन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, या फिर क्या होता है कि कोई सामाजिक कार्य होता है, वहां पर क्या करते हैं? एक सभा का आयोजन किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल 19 के 1 के सी। सॉरी, इसे आप चेंज कर लेना। जो सभा करने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के 1 के बी में है, और जो मैं आपको पिछला प्रोविजन बता के आया वो किस में है? सी में है। हाँ, सभा करने की स्वतंत्रता किस में है? ये बाई मिस्टेक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कि सभा करने की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 1 के बी में है। और जो मैंने आपको संगठन बनाने की बात बताई वो किस में है? अनुच्छेद 1 के सी में है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सभा करने की स्वतंत्रता, तो इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। इसका अपवाद है कि
एक तो बंद नहीं बुलाया जा सकता, बंद नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, हड़ताल नहीं की जा सकती। हालांकि जाते हैं कुछ छूट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हड़ताल नहीं की जा सकती। सरकारी दफ्तरों को बंद नहीं किया जा सकता। तो जो सभा करने की एक स्वतंत्रता है उसमें कुछ अपवाद है, बंद नहीं बुलाया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कि सीए के विरोध में क्या किया गया था कि भारत को बंद बुला दिया। ये इलीगल है, ये गैरकानून है, ऐसा नहीं किया जा सकता। चूंकि विरोध करना अलग चीज है और देश के सर्वहित में, यानी वहां पर जो सरकारी कामकाज के जो कार्यालय हैं उनमें न सिर्फ उन्हीं से संबंधित काम होता है बल्कि अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित काम होता है। तो इस प्रकार क्या है कि बंद नहीं बुलाया जा सकता सरकारी दफ्तरों को या अन्य दफ्तरों को, यही बंद की परिभाषा होती है। और हड़ताल नहीं की जा सकती, स्ट्राइक नहीं की जा सकती। तो ये क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजन इसमें लागू होते हैं। हालांकि हड़ताल को कुछ आधार पर छूट दी गई है। हड़ताल के बारे में एक किस्सा जब मैं आपको परमादेश बताऊंगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वहां पर मैं एक जिक्र करूंगा, वहां पर आपको हड़ताल अच्छे से समझ आएगी। तो हमने 3 प्रोविजन पढ़े। सबसे पहला पढ़ा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर पर मैंने आपको तीसरा प्रोविजन बताया संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा मैंने बताया आपको सभा करने की स्वतंत्रता। और चौथा प्रोविजन है भारत में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। तो इसे नोट डाउन करें आप। अनुच्छेद 19 का डी, विचरण करने की स्वतंत्रता। कहां? भारत में, भारत की भौगोलिक सीमा में विचरण करने की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको विचरण करने की स्वतंत्रता है, आपको घूमने की स्वतंत्रता है हर जगह, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रतिबंधित है कि उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। दूसरा, इसमें क्या है कि आपको कहा कि आपको विचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका यह कतई नहीं मतलब हो जाता कि आपको, जैसे सड़क पे कहा, आपके हमने कहा कि आपको चलने की आजादी है, आप क्या काम करें कि आप सड़क के बीच में और हाथ फैलाकर चलने लगे, तो इसकी इजाजत आपको नहीं है, क्योंकि वो सड़क जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर सभी का हक है। तो इसलिए सिर्फ आप इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी सड़क में हाथ फैलाकर चलूंगा और ये मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या है, ये गैर कानून है। और इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स में जो अपवाद है उसमें क्या है, आंख पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। लेकिन यदि अगर कोई सड़क है या फिर कोई सार्वजनिक स्थल है या फिर कोई अन्य धार्मिक स्थल है या फिर अन्य कोई भी जगह है, जैसे कुछ व्यक्तिगत नहीं बात कर रहा हूं मैं, सरकारी दफ्तरों में तो खैर आने जाने की छूट है ही है। हालांकि इसे आप सड़क के संदर्भ में समझें तो सड़क पर किनारे चलने में आपको बिल्कुल आपका ये मौलिक अधिकार है, लेकिन बशर्ते आपको जो अपवाद है कि आप क्या है, ऐसा ना हो कि सड़क के, ये व्यवहारिक एग्जाम्पल मैंने बताया, सड़क के बीच में हाथ फैलाकर नहीं चल सकते। एक तो ये चीज है। दूसरा अपवाद है इसमें कि भारत में जिन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां
विचरण की स्वतंत्रता नहीं है। वहां विचरण की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अंडमान एंड निकोबार में शैम्पेन जनजाति, शैम्पेन जनजाति, ये बात है शैम्पेन जनजाति। शैम्पेन जनजाति पे सवाल भी पूछा गया है कि शैम्पेन जनजाति कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है उन क्षेत्रों में विचरण की स्वतंत्रता नहीं है। अभी रिसेंटली करंट का मुद्दा है कि एक अमेरिकी नागरिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ, एंटर कर गया और उसने वहां पर क्या किया कि वहां की जो जनजातीय संस्कृति थी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और इसके प्रत्युत्तर में क्या हुआ कि जनजातियों ने क्या किया, जो अमेरिकी नागरिक था उसकी हत्या कर दी, और इसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं दी गई जनजाति क्षेत्रियों को, क्योंकि ये बात सिंपल सी है कि आपको अनुमति लेकर ही वहां पर जाना, यदि आपको वहां पर जाना है तो आपके पास सरकार की अनुमति होनी चाहिए, और प्लस जनजातियों से जो नियम कानून है उनके दरमियान ही आप उस सीमा तक ही उस क्षेत्र में जा सकते हैं जिस सीमा तक उस कानून में उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये बात है आर्टिकल 19 के डी की बात, विचरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 का ई। हाँ, एक चीज और आप इसमें लिखेंगे कि मैंने बताया भारत की भौगोलिक सीमा में, यही आप नोट करके लिखेंगे आर्टिकल 21 के अनुसार देश के बाहर भी विचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। छोटा लिखा है थोड़ा, लेकिन मैं बोल देता हूं कि आर्टिकल नोट करके लिखेंगे कि आर्टिकल 21 के अनुसार देश के बाहर भी विचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। आपसे पूछ लिया जाए, जैसे सवाल अगर आ गया कि चलो हमने ये तो पढ़ा विचरण की स्वतंत्रता देश की भौगोलिक सीमा में आर्टिकल 19 के डी के अनुसार है, लेकिन अगर पूछ ले कि देश के बाहर किस आर्टिकल है, तो गरिमामय पूर्ण जीवन निजता का अधिकार जो है मैं आर्टिकल 21 आपको इसीलिए कह रहा हूं, अलग से पढ़ाऊंगा। तो यदि यहां पर नोट करके मैंने इसलिए लिखा दिया कि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा आत्मसात रहे। खैर, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आता है बस जाने की स्वतंत्रता। ई है बस जाने की स्वतंत्रता। कहां पर? भारत के किसी भी भाग में। अपवाद क्योंकि ये आएगा इसमें, तो इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, सिर्फ इसे मिटाता हूं। बस जाने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में। अब देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। ये क्या होता है? अस्थायी निवास, और ये होता है आपका स्थायी निवास। स्थायी निवास, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भारत के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है। देखो, दो चीज होती है, आप अस्थायी भी यानी रेजिडेंशियल एड्रेस, मैंने कहा होता ना, आपने फॉर्म भरते होंगे, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, ये है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये है। तो आप देखते होंगे कि अस्थायी निवास यानी आप सपोज दैट जॉब करने गए, आपके फादर कहीं पर जॉब करते हैं, तो आज उनका ट्रांसफर क्या है, इस प्रदेश में हुआ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ,
और किसी का ट्रांसफर क्या हुआ, किसी उत्तराखंड में हो गया, तो आप एक अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे और एक आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, 2 एड्रेस डालते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आप कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें भी जो अपवादित क्षेत्र है वो यही है कि भारत में जिन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है वहां बस जाने की स्वतंत्रता नहीं है, बस जाने की स्वतंत्रता नहीं है, यह बात इसमें आती है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप सेम्पेन जनजाति, ठीक है, और इसे आप इस प्रोविजन में मिटा देंगे तो आपको इतना याद रखना है कि बस जाने की स्वतंत्रता किसमें है, इसमें आती है। इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट प्रोविजन बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है एफ, ये था संपत्ति का अधिकार। इसे किसके 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट, और कहां 300 के ए में 1978 में पहुंचा दिया गया, ये बात। दूसरी बात आती है एफ जी, 19 का 1 का जी, ये कहता है, क्या कहता है कि व्यापार व उद्योग करने की स्वतंत्रता, व्यापार व उद्योग करने की स्वतंत्रता किसमें समाहित है, आर्टिकल 19 के 1 के जी में। लेकिन यहां पर भी दोस्तों ध्यान रखना कि व्यापार और उद्योग करने की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19 जी में। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आपने क्या किया, आप ये नहीं कह सकते कि आपने क्या किया, किसी डॉक्टर के पास आपने कुछ दिन तक रहे और उसके बाद आपने क्या किया, दवाइयों का ज्ञान किया और आपने क्या किया, आकर अपने गांव में दुकान खोल ली। तो यदि आपको उससे प्रतिबंधित किया जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या आपके पास कोई लीगल दस्तावेज है, क्या आपने कोई थ्योरेटिकल पढ़ाई की है जिसके आधार पर आपने ये हॉस्पिटल खोल लिया, या फिर कोई भी अन्य संस्थान खोल लिया, कोई भी उद्योग किया, क्या उसके लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? तो यदि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उद्योग, वो व्यापार क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा और सरकार इसको बैन कर सकती है। इसके व्यवहारिक तौर पर इसे समझने के लिए आपने देखा होगा कि इस हॉस्पिटल पर छापा लग गया, उस हॉस्पिटल पर छापा लगा, उसके पास लीगल दस्तावेज नहीं थे, तो वो इसी का रिजल्ट होता है कि इसके आधार पर आपको बैन किया जा सकता है। इसे लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, इंटरनेट का अधिकार का अधिकार भी इसी में शामिल है। हालांकि आर्टिकल 21 में भी है, आर्टिकल 19 के 1 के जी में। हालिया घटनाक्रम में आपको बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर में जब उसका पुनर्गठन किया गया, जम्मू एक तरफ और लेह लद्दाख एक तरफ, तो वहां पर क्या किया, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया और वहां पर क्या है कि इंटरनेट जो सेवाएं थी वो ठप कर दी गई, बंद कर दी गई। इसको लेकर न्यायालय में एक केस डाला गया, चुनौती दी गई कि आजकल आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन बिक्री का काम होता है, कुछ व्यापार इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं। अमेजन देखते होंगे, फ्लिपकार्ट देखते होंगे, अन्य कई सारी साइट्स हैं, या फिर अन्य कोई भी चीज़ होती है जिनका जो बिजनेस है वो इंटरनेट के माध्यम से भी होता है। तो जब इंटरनेट सेवाएं ठप हुई तो वहाँ पर जो उद्यमी थे, वहाँ पर जो व्यापारी थे, उन्हें कठिनाई हुई। तो उनकी तरफ से एक सोशल एक्टिविस्ट ने न्यायालय में पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा कि इंटरनेट को बैन किया जाना मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने के बराबर है। तो इसके आधार पर क्या किया, न्यायालय ने इस बात को, पिटीशन जो करता था उसका पक्ष लिया और कहा सरकार को कि आप
अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट को या फिर दूरसंचार सेवाओं को आप निलंबित नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 19 की बात। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22। आप इसे पूरा करिएगा, धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।